लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही इसमें वैचारिक युद्ध भी तेज होता जा रहा है। शनिवार को समाजवाद की विचारधारा के जनक राम मनोहर लोहिया की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें याद किया और ब्लॉग लिखा। इस ब्लॉग के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत समाजवादी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग को ट्वीट करते हुए कहा कि लोग आज डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से छल कर रहे हैं, वहीं कल देशवासियों के साथ भी छल करेंगे। पीएम मोदी ने लिखा कि जो लोग डॉक्टर लोहिया के दिखाए रास्ते पर चलने का दावा करते हैं, वही क्यों उन्हें अपमानित करने में लगे हैं। मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि डॉक्टर लोहिया संसद के भीतर या बाहर बोलते थे तो कांग्रेस में इसका भय साफ नजर आता था। प्रधानमंत्री ने लिखा कि डॉक्टर लोहिया के विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी पर चौकीदार के अभियान को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आपने तो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तो सब चौकीदार हो गए हैं। चौकीदार तो अमीरों के घर के होते हैं। राहुल गांधी ने सभा में कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। आप अखबार पढ़िए, कल अखबार में लिखा है येदियुरप्पा जी ने अरुण जेटली जी को 150 करोड़ रुपए दिए। 150 करोड़ रुपए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की जेब में डाले। राजनाथ सिंह जी को दिए, गडकरी जी को दिए, अडवाणी जी को दिए। हां भैया, ये सब चौकीदार हैं, मगर ये सब चोर भी हैं। मतलब अब देखिए मजे की बात देखिए, पहले नारा चलता था अच्छे दिन, लोग कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब देखिए, मैं कुछ नहीं कहने वाला, देखिए नया नारा सुनिए, चौकीदार चौकीदार। लोकसभा चुनाव 2019 में इस समय चुनावी लड़ाई सीधी तौर पर मुद्दों से भटकती दिखाई दे रही है। कहीं एक शब्द ही चुनावी अभियान में बदल रहा है, तो वहीं विचारधारा और उसके जनक के नाम पर निशाना लगाया जा रहा है। पीएम मोदी जब लोहिया को याद करते हुए विपक्ष पर अपना चुनावी निशाना साधते हैं, तो एक सवाल भाजपा और उनके आला नेताओं में भी बनता है कि जिस विचारधारा और सिद्धांतों को पंडित दीनदयाल ने अपनाया था, उन्हें क्या आज भी भाजपा मानती है? क्या ये विचार आज भाजपा में जिंदा है? शायद इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव को मुद्दों से भटकते हुए चुनाव के रूप में देखा जाएगा, चाहे जीत किसी भी पार्टी की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और तो आपने देखा खास खबर का मजमून, तो चलिए हम बात करेंगे कि देश का आम चुनाव कैसे अवसर का इंतजार कर रहा है। बड़ी रोचक बात है, चुनाव हमेशा रोचक होते हैं। कभी ये रहता है कि चलिए ये जनता का मुद्दा है, इस पे कौन सी पार्टी क्या बोल रही है, लेकिन अभी चुनाव रोचक इस मायने में बन गया है कि आज का नया तूफान किस बात पे बनेगा, किसी मुद्दे को लेकर के बनेगा या फिर सामने वाले के शब्दों से उसके तार खींच करके, जैसे होता है कि कई बार जांच होती है, उसमें सीरम निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है। आजकल शब्दों का सीरम निकाला जा रहा है, उसमें से देखा जा रहा है कि मन मुताबिक या हमारे अनुकूल कौन से शब्द हो सकते हैं, किसके कहे हुए शब्द। इसमें एक रोचक बात और कही जाएगी कि कुछ पार्टी में ऐसे वीर भी हैं जिन्हें बयानी वीर भी कहा जाता है। दोनों ही तरफ से मुश्किल भी पैदा कर रहे हैं। खैर, लेकिन अभी हम राजनीति के सुपरस्टारों की चर्चा करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब की जयंती, हम उनको सादर नमन करते हैं। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा, उसमें कहा कि उनके विचारों के अनुयायी तथा कथित समाजवादी, जिन्होंने लोहिया जी के अनुयायी अपने आप को कहते हैं और जिन लोहिया जी ने हमेशा गैर कांग्रेसवाद पर लड़ाई लड़ी, आज वो मिलावटी गठबंधन में घुसे हुए हैं। उन्हें कहा कि ये गठबंधन, महागठबंधन जिसका जिक्र देते हैं, मिलावट बंधन है ये। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। बिहार दौरे पर रहे राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मुद्दों से बचते हैं। चर्चा बेरोजगारी, गरीबी, विकास इनकी करते हैं तो वो चर्चाएं कुछ और करते हैं। खैर चलिए, ये कोई नई बात नहीं है। मुद्दों से लोकसभा चुनाव
किस तरह से भटकता जा रहा है, यानी कि हमारी राजनीति का इसे भटकाव कहें या वास्तव में मुद्दे यही चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जनता चर्चा चाहती है कि नेताओं के श्री मुख से रोजगार पे चर्चा होगी, विकास पे चर्चा होगी, गरीबी पे चर्चा होगी, लेकिन हो सकता है कि वर्षों से इन मुद्दों को काफी भुनाया जाता रहा है और होता वही रहा कि मुद्दों को यूं क्यों रखा गया, निष्कर्ष निकला नहीं। तो अब लगता है कि कई नए शब्दों की सीरम पे चर्चा क्यों ना हो जाए। चलिए, ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के नेता आरसी चौधरी साहब हमारे साथ हैं, फतेह सिंह गुर्जर साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता, सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैंने जैसे कहा शुरू में भी, अवसर और शब्दों का इंतजार आज की राजनीति में रहता है कि कल किस मुद्दे पे किस स्पीच की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। तो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले भी शायद इंतजार करते होंगे कि सामने वाले के शब्द तो आने दीजिए, उसके बाद ही तो बताऊंगा कि मुझे आज लिखना क्या है। ये हालात हमारे देश की राजनीति के होते जा रहे हैं अभी। बड़ा दुर्भाग्य योगेंद्र जी, आपने बड़ा रोचक विषय आज उठाया, इसके लिए तारीफ करूंगा मैं आपकी। लेकिन साथ साथ में ये महत्वपूर्ण है कि लोहिया जी के बारे में या भारत के इतिहास के बारे में जो लोग जानते हैं, संसद का जो स्वरूप उस वक्त हुआ करता था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे और विपक्ष में बैठे थे राम मनोहर लोहिया। एक वक्त में सोशलिस्ट ग्रुप के सेक्रेटरी होते थे और नेहरू जी के अंडर में काम करते थे। देखिए, कोई जब कुछ कहता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही जिससे सारे दलों का और सारी विचारधाराओं का जन्म हुआ है अलग अलग। आजादी के वक्त में सब एक जगह कांग्रेस के उसमें इकट्ठा हुए और आजादी मिली तो उसके बाद में अलग अलग हुए, वो अलग बात है। लेकिन संबोधनों का जो स्वरूप मुझे देखने को मिला, जैसे डॉक्टर लोहिया बहुत आलोचक थे पंडित नेहरू के, उनका ये कहना था कि नेहरू जी के और कांग्रेस के इस विशाल स्वरूप से इस देश का आदमी उन चीजों को नहीं समझ पा रहा है जो उसकी जरूरत की चीजें हैं और अधिनायकवाद डेवलप हो रहा है। इन सब बातों को संसद में गौर से सुना जाता था और रोचक तरीके से पंडित जी की तरफ से, जवाहरलाल जी की तरफ से जवाब दिए जाते थे। चतुरतापूर्ण चर्चाएं नहीं होती थी। मुझे याद है कि जब फूलपुर में पंडित नेहरू जब लड़ रहे थे तो उनके सामने राम मनोहर लोहिया खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके उसमें वहां पर नहीं आऊंगा, कि मैं आपको, तो उनका कहना था कि मैं आपको बाध्य कर दूंगा कि आप आए और अपनी सभाओं को संबोधित करें। और सचमुच में उनको जाना पड़ा और बाद में हालांकि लोहिया पराजित हो गए, लेकिन पंडित नेहरू ने तारीफ की उनकी कि जितना सजग और जितने जागरूक आप हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए। ये सिलसिला था। देखिए, एक स्वरूप ये रहा। उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सारी चर्चाएं हो रही हैं पक्ष और विपक्ष को लेकर, ना सत्ता को और विपक्ष को लेके, वो शत्रुतापूर्ण नजर आती है। ये भारतीय राजनीति का चरित्र नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ में भी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये पार्टी बनाई तो ये कहा जाने लगा था, मैं उस प्रसंगों को कई बार कह चुका, फिर कह रहा हूं कि बॉम्बे में अधिवेशन में अब्दुल करीम छागला जब अध्यक्षता कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि भारत में एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस का विकल्प बन सकती है वो पैदा हो गई, ये उन्होंने कहा था। लेकिन कालांतर में चीजें बदली हैं और आज जो स्वरूप देखने को मिल रहा है वो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अब तो लगता ये है कि जो जिन मैनिफेस्टोज की हम चर्चा किया करते थे कि हमने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि हम भारत की जनता के लिए ये करेंगे और इस तरीके से करेंगे, वो सब चीजें गौण हो रही है। मुझे याद है 2014 में जब मोदी जी आए और कहा कि सारा कांग्रेस का शासन बड़ा भ्रष्ट रहा है और महंगाई से, बेरोजगारी से और काले धन से, इन सब और विकास के उस रास्ते पर ले जाने के लिए हमें वोट दीजिए, तो लोगों ने वोट दिया, दिल खोल करके वोट दिया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनी जिनके पास में अपना बहुमत था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? बेरोजगारी का असर वैसा का वैसा है, महंगाई का स्वरूप वैसा का वैसा है, निवेश का सिलसिला पता है, 15 लाख हमारे पास आए नहीं, 2 करोड़ लोग बेरोजगार। इन सब बातों पर चर्चा होनी ही चाहिए और इन चर्चाओं के लिए मेरा ख्याल है कि शासन आभारी होता है, लेकिन अब आभारी नहीं, अब तो आलोचना होती है। लेकिन जो चर्चा हम जिस बिंदु पे को लेकर के कर रहे हैं, मोदी साहब ने ये लिखा है कि जो सोशलिस्ट अनुयायी अपने आप को बताते हैं, तथाकथित शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, वो लोहिया जी जिनने पूरा जीवन गैर कांग्रेसवाद के लिए
निकाला, परिवारवाद को उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, लेकिन आज हो उल्टा रहा है कि वो मिलावटी गठबंधन। देखिए जो जिक्र उनका है, योगेन जी, बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का अध्ययन बड़ा कमजोर है। न उन्होंने गोलवलकर जी से सीखा है बात, और न उन्होंने हेडगेवारकर से सीखा, न उन्होंने अटल जी से सीखा। उन्हें नहीं मालूम कि वो जब ये जो कहते हैं, क्या कहते हैं, लोहिया जी के बारे में जो फरमा रहे हैं कि समाजवाद का जो सिलसिला रहा, ये लोहिया मतलब हमारे यहाँ की समाजवादी धारा आचार्य नरेंद्र देव के माध्यम से प्रारंभ हुई है, और नरेंद्र देव के साथ में चलती हुई उनके टुकड़े हुए हैं कहीं ना। अशोक जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी वो रही, समाजवादी पार्टी थी वो रही, और जो गैर कांग्रेसवाद का सिलसिला बना वो इसलिए बना कि कांग्रेस का आधिपत्य हर जगह था, और उस तरीके से देश में जैसे विकास होना चाहिए था आवाज नहीं बन रही, तो उनका गैर कांग्रेसवाद का एक नारा दिया उन्होंने। वो नारा स्थायी नहीं है, वो नारा परमानेंट नहीं है, वो वक्त की जरूरत थी। जैसे आज लोग कह रहे हैं कि सब हमारी इंस्टीट्यूशंस बचाने के लिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए, बिल्कुल वैसी की वैसी बात है। उस वक्त ये कहा था कि कांग्रेस का अधिनायकत्व तो बढ़ रहा है और लोग अपनी मांगे रख नहीं पा रहे हैं। वो लोहिया जी का पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक बयान आप मान के चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है ये। चलिए फतेह सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। मोदी साहब ने जो कहा है कि तथाकथित अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स लोहिया के, उनको लेकर के उन्होंने ब्लॉग में लिखा, कांग्रेस और इन तमाम विरोधी जो हैं, गैर भाजपाई हैं, उनको निशाने पे लिया है। और ये कोई नई बात नहीं कही उन्होंने। मिलावटी बंधन तो कई बार कहते हैं कि मिलावटी गठबंधन, महागठबंधन को बताया मिलावटी गठबंधन। देखिए योगेंद्र जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि लोहिया जी के जो सच्चे अनुयायी थे, मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, ये तथाकथित जो लोग उस टाइम लोहिया जी के साथ चल के और इस राजनीतिक क्षेत्र में जो आयाम इन्होंने स्थापित किए, और जिस समाजवाद को लेके समाज को विकास की गति देने की बात करते थे, आज देखिए लोहिया जी ने 3 लोगों के खिलाफ बात की। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बात की, नेहरू के खिलाफ बोला। उसके बाद वो अंग्रेजी के खिलाफ बोले कि अंग्रेजी भाषा हिंदुस्तान में नहीं चल सकती, हमें हिंदी भाषा को महत्व देना चाहिए। और तीसरा वो जाति के खिलाफ कि जातियों का जो स्वर्ण और नीच जातियों का जो हिंदुस्तान में चलन है, अगर हम रोटी और बेटी को आपस में नहीं बांटेंगे तो सच्चा समाजवाद नहीं आ सकता। और आज आप इस राजनीति के लिए देखिए, आप मुलायम सिंह जी को देख लें, लालू यादव जी को देख लें, और उनके तथाकथित जो भी राजनीतिक अनुयायी रहे, जो राजनीतिक सोपान उन्होंने पाए, आज उस मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, लोहिया के अनुयायी जेपी रहे क्योंकि विचारों के अनुयायी थे, और लोहिया के साथ तो आप जिक्र कर रहे हैं ना, आप तो ये लोग काम कभी नहीं किया लोहिया जी के साथ। लोहिया जी के साथ में जब गांधी जी का देहांत हो गया, और वो एक मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, लोहिया के साथ उन्होंने काम नहीं किया। एक विचारों का जब आगे जेपी बढ़ा रहे थे तो उनके साथ इन्होंने काम किया। लोहिया जी के विचारों से तो विचारों से आगे, ये उनसे विचारों से आगे बढ़े। और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे समाज को अगर हमें गति देनी है तो हमें शिक्षा को मुफ्त करना पड़ेगा, प्राथमिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा को बहुत सस्ती करनी पड़ेगी। और आदरणीय राम मनोहर जी ने उस समय कहा था कि गरीब लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने चाहिए, जब जाके सच्चा समाजवाद आएगा। जी, लेकिन जो ब्लॉग में लिखा है प्रधानमंत्री जी ने, वो श्रद्धांजलि के बतौर या एक नसीहत के बतौर कहें कि वो गठबंधन के लोगों को एक नसीहत दे रहे हैं, एक सीख दे रहे हैं कि तुम भूल चुके उस रास्ते पे भटक रहे हो, वापस उस पे लौटो, ये चाह रहे हैं वो। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या वक्तव्य रहा होगा, क्या उनका मनोस्थिति उस समय रही होगी। और जो जैसा मैं सोचता हूं कि जिस तरह ये लोग भटके हैं राजनीति के प्लेटफॉर्म से समाजवाद के नाम पे, तो उनको एक तरह की नसीहत ही है कि आप इस देश के साथ समाजवाद को लेके जो छलावा कर रहे हैं, और समाजवाद को बढ़ाने की बजाय आज समाजवाद को बांटने का काम जो आप बहुत अच्छी बात है, आप पहचान रहे कम से कम, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये बात भी मुझे एक बता दीजिए फतेह सिंह जी की, क्या वास्तव में आइडियोलॉजी किसी पार्टी की जिंदा है अभी, जिसके आधार पे उसकी नींव रखी गई, गठन हुआ? देखिए, पार्टियों की आइडियोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी अगर होती तो आज समाजवादी पार्टी का एक चरित्र जो आप यूपी में देखने को जा रहे हैं। मैं तो सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, आपकी पार्टी की भी बात कर रहा हूं। देखिए, हम आदरणीय
मुखर्जी के और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो आइडियोलॉजी लेके हम लोग बढ़े, पंडित दीनदयाल जी की आइडियोलॉजी लोग जो लेके हम आगे बढ़े, आज हमारी पार्टी उनके आदर्शों पे, उनके विचारों पे, उनके संस्कारों पे आगे बढ़ रही है। और जिस समाजवाद की अपेक्षा हमारे लोगों ने की, जो हमारे संस्थापक रहे भारतीय जनता पार्टी के, हमारी पार्टी उस पच्चीनों पे चलने का, क्योंकि देखिए आज मुझे एक सौभाग्य मिला, जान पूछ करके मैंने देखा कि मुद्दा ऐसा तो थोड़ा सा दीनदयाल जी का भी कुछ अध्ययन कर लिया जाए। वॉल 3 जो वॉल्यूम होते हैं ना 1, 2, 3, वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 72 पे आप जाकर के कोशिश करिएगा, पढ़िएगा उसको। उन्होंने कहा है कि अवसरवादिता लोकतंत्र के लिए और दलों के लिए बहुत खतरे की बात है, घातक है ये। अब तो होता यही है कि जो एक दिन पहले बैठ करके गालियां देते, मेरा गाली का मतलब माफ करिएगा, यह है कि जिसको आईना दिखाया जाता है, उनकी खिलाफत की जाती है, और अगले दिन वो उसी पार्टी से विक्ट्री का सिंबल लेके निकलते हैं कि हाँ एक हाथ में सिंबल है, दूसरे हाथ में ये है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं हम लोग? मैं ये जानना चाह रहा था। समाजवादी ऐसा कर रहे हैं, समाजवादी भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। आप अपनी बताइए, आप तो जिस दर्शन का बात करें जाके पढ़िएगा आज आप उसको, 72 नंबर पेज पर तीसरे पैरा में राइट साइड के पेज में आज आपको मिलेगा ये। मेरी जानकारी अगर कहीं कमजोर है तो मैं जरूर योगेंद्र जी उसका नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को ये चिंतन जरूर करना चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजी कहां जा रही है। मैं चले आरसी चौधरी साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। चौधरी साहब, आज बड़ा सहृदयता से प्रधानमंत्री ने लिखा है कि कांग्रेस और वो जो लोहिया जी के वक्त एक दूसरे को आंखों नहीं सुहाते थे, आज मिल रहे हैं। तो अगर आज लोहिया जी भी होते तो उनको बड़ी पीड़ा होती कि ये हो क्या रहा है देश में। योगेश, सबसे पहले तो मैं जन टीवी का और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि देश की स्वतंत्रता सेनानी के ऐसे महान योद्धा जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और दूसरा आज के दिन इस आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने वाले, शहादत देने वाले शहीद भगत सिंह हो, चाहे गुरु सुखदेव हो, तमाम जो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई के लिए अपनी शहादत दी, इस देश का युवा और इस देश का विचारवान लोग आज उस शहादत को याद करके निश्चित रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, और आज जैसा जो हालात चल रहे हैं इस देश के अंदर, उसके अंदर अपने आप को आज का जो दिन है उनकी रूह के अंदर वो कंपन पैदा करेगा, जो आपके जो विचार इस यहाँ से जो जाएंगे उनकी शहादत को, उनके विचारों को नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। आज मैंने प्रधानमंत्री जी का डॉक्टर लोहिया पे जो उन्होंने ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग को मैंने पढ़ा था, उस ब्लॉग का मैंने अध्ययन किया था, और उस ब्लॉग को पढ़ने के बाद में मुझे अगर कहीं पे कोई चीज लगी तो वो ये लगती है कि मोदी जी को विचलितता इस बात से नहीं है कि लोहिया के जो विचार हैं उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनका विचलन इस बात से है कि जिस राज्य देश की सियासत का रास्ता तय करता है वहां पे उन्हें चुनौती कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। अगर डॉक्टर लोहिया के विचार की बात करना चाहते हैं, जो ब्लॉग में उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक समानता सबसे बड़ा उनका मुद्दा रहा था, आर्थिक और सामाजिक। अगर आर्थिक मुद्दे पर अगर मैं बात करूं तो इस देश की 73% अगर पूंजी 1% लोगों के पास में है। आर्थिक असमानता का अगर सबसे बड़ा कहीं पे दौर, अगर किसी दौर के अंदर आर्थिक विषमता पैदा हुई है तो वो इन 5 साल के अंदर रही है, और वो आंकड़े आपके सामने है। सामाजिक असमानता इस मुल्क की आजादी के इतने लंबे समय बाद में अगर किसी जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने का अगर कोई काम किया तो इस सियासत के बीच में किया। इसलिए मैं ऐसे विचारवान व्यक्ति पे वो याद इस बहाने से भी किया क्योंकि आज लोहिया का विचार उन्हें चुनौती दे रहा है, और इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर उस विचार के लोग आज भी हैं। अगर वो उस पर चर्चा करना चाहते तो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, और राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। ये जो विचार लोहिया के थे और जिस बात को लोहिया लेके बढ़े थे, वही प्रधानमंत्री जी ने जब संसद के अंदर गए थे उससे पहले इस देश की जनता से उन्होंने वादा किया था कि मैं इस देश की संसद को पाक साफ कर दूंगा, जितने भी जो लोग हैं 100 दिनों के अंदर मैं उस पर तय कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद आज 5 साल बीतने को है, उस संसद के अंदर अपराधी सांसदों की संख्या बढ़ी है, और जिसके अंदर 82% अगर कहीं कोई भागीदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है। इसलिए मुझे आज इस बात को
कि आज इस चैनल पर आप चर्चा कर रहे हैं, आज देश का युवा इस चैनल पे जब चर्चा कर रहे हैं तो डॉक्टर लोहिया को अगर नहीं जानता है तो भी वो पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो इस सियासत से जवाब मांगेगा, और सियासत जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ना कि शासन के लिए होती है। ये डॉक्टर लोहिया के वचन थे। आज 3 जो उनकी बेसिक जो नीति थी, सामाजिक आर्थिक समानता का हो चाहे राजनीतिक आपराधिकरण हो, तमाम बातों पे कहीं पे कोई जिक्र नहीं हो रहा। दूसरी बात जो बीजेपी के मेरे साथी ने कहा एक बात कि वो अंग्रेजी भाषा का विरोध करते थे। एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको यहाँ पे, अभी सही कहा ओम सैनी साहब ने कि मुद्दे उस वक्त के जो थे एक कालखंड को लेकर के तय किए गए थे, और कालखंड की ही बात है ये कि आज लोहिया जी को कांग्रेस भी याद कर रही है। देखिए, लोहिया जी को 1918 का अधिवेशन हो जिसमें उनका जब बाल्यकाल रहा हो, वो अपने पिता के साथ में उस अधिवेशन में जाते रहे। उनका विचार इस देश की आजादी की लड़ाई के साथ में रहा। विचारों में भिन्नता कुछ मुद्दों को लेकर हो सकती है, लेकिन वैचारिक भिन्नता इतनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जब कोई शासन में रहता है तो उसके अंदर अहंकार का भाव पैदा होता है। 28 जनवरी 28 जनवरी को जो गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई, और गांधी जी की मुलाकात के बाद में उन्हें चर्चा करनी थी कि आखिर आगे के जो रास्ता है देश की आजादी के बाद का, वो किस आधार पर हम बढ़ते जाए। जो बातें रही 28 को जब दोनों साथ में सोए और दूसरे दिन सुबह उठ के प्रातः उन्हें चर्चा करनी थी, वो एक कालखंड रहा जिसके अंदर गांधी जी की हत्या हो गई। जहां वो संवाद के लिए बिरला भवन में जा रहे थे वो नहीं हो पाई। वो एक दिशा तय करने की बात थी, लेकिन वो विचार से जुड़े हुए थे। और वो किस विचार से जुड़े हुए थे? देश की आजादी के बाद में जहां पे जो सांप्रदायिक जो ताकतें जो थी, जहां पे सांप्रदायिक दंश जो इस देश को मिल रहे थे, उसके बीच में भी अगर कहीं ना कहीं कोई काम करने का जो उस समय की जो पीड़ा उठाई वो लोहिया ने उठाई। इसलिए लोहिया की चर्चा कर रहे हैं, और लोहिया के विचार को आज चाहे मुलायम हो, चाहे लालू जी हो, चाहे तमाम कोई और दूसरे समाजवादी नेता हो, उस विचार को जिंदा रखा, और आज उस विभाजनकारी ताकतों को उन चुनौतियां दे रहे हैं जो इस मुल्क की आजादी की सियासत में उनका कभी कोई योगदान नहीं रहा। इसलिए विचलन नहीं गया। तो पहले बात जानना चाहूंगा, देखिए ये समय के साथ में मुद्दे बन रहे हैं, ताकि लोहिया जी ने आपका जिक्र जहां पे या जिस और निशाना है, उस वक्त न तो इस पार्टी का उदय हुआ था, न लोहिया जी को उस वक्त के जनसंघी चुपते थे कभी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि लोहिया जी को ये जो विचार था, देश की फ्रीडम से जो लोग जुड़े हुए थे उनको कभी कोई चुभा ही नहीं। अगर वैचारिक आपकी विरोधाभासी है तो वो कभी चुपने का कोई मतलब ही नहीं था। वो यही मानते थे कि इस मुल्क के अंदर विचार पैदा होने चाहिए, और विचार जब पैदा होंगे तभी ये मुल्क आगे प्रगति करेगा। ये एक विचार पे अधिनायकवाद का तो कभी ये प्रेरणा स्रोत रहे ही नहीं, ना कांग्रेस रही ना लोहिया रहे। ये विचार ना तो थोपना चाहते थे ना ही कोई छोर, लेकिन ये विचार को संवाहित करना चाहते थे, अपने विचारों को उसके अंदर किस प्रकार से जब जुड़ के और देश मुल्क आगे जाए, ये उनकी सोच थी। आज अधिनायकवाद की तरफ नहीं बढ़ रहे क्या? आज आप किसी के एक व्यक्ति का विरोध करते हैं, एक विचार का विरोध कर रहे हैं, तो आप बीच में मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, लोहिया जी विख्यात थे गांधी के कुजात पुत्र के रूप में। अपने आप को कुजात पुत्र कहते थे गांधी का, क्योंकि गांधी जी की बहुत सारी बातों पर बड़ा ऐतराज करते थे। ऐतराज करने का साहस था और बड़े सम्मान के साथ में ऐतराज करते थे। साथ साथ में जो सबसे बड़ी उनकी जो नाराजगी थी, देखिए जनसंघ से भी नाराजगी नहीं थी उनकी, मुस्लिम लीग से भी नाराजगी नहीं थी, कांग्रेस के अधिनायकत्व के खिलाफ उन्होंने सबको एकजुट होने के लिए कहा कि राज्यों में जब तक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं बनेगा, कि अगर इस तरीके का एक अधिनायकत्व चलता रहा तो ये देखिए ये सारा सिलसिला था। तो उसमें उनको सिर्फ एक बात वो कहते थे कि कुछ लोग हैं जो विश्व यार हैं, कुछ लोग हैं जो देश यार हैं। जो देश के बारे में सोचते हैं उनको नेशनलिस्ट कहते थे, और जो विश्व यार एंड कम्युनिस्टों के बारे में उनका ये एलिगेशन था कि ये मास्को से और पिकिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ज्यादा चिंता दुनिया की है, देश की नहीं है। ये ना इत्तेफाकियां थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो कुछ अच्छी बातें थी उनको पूरा ही करते थे, लेकिन अपनी बात कहने का जो ढंग था, उस ढंग में कुछ ऐसा था कि सामान्य जन के भी समझ में आ जाए कि विश्व यार है, हम देश यार हैं। ऐसा नहीं था, अपमानजनक कुछ सिलसिला नहीं। लोहिया की जितनी कदर मेरा ख्याल है कि समाजवादी आंदोलन में आज भी है और पहले भी हुआ करती थी, उसका कारण यही रहा। लेकिन साथ साथ में एक बात जो भूले नहीं जा सकती कि लोहिया उसी तरीके से गांधीयन थे जिस तरीके से गांधी जी कहते थे कि जो 10 वर्ष पहले मैंने वो बात कही थी, आवश्यक नहीं कि आज सच हो, अगर उसको मेरे अनुभव बताते हैं कि मुझे उसको बदलना है तो मैं बदलूंगा। उसी तरीके से उस वक्त की स्थिति में जो कांग्रेस के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, उसके पीछे एक कारण था कि हमारे देश की राजनीति डेमोक्रेटिक रहे, उसमें किसी का एक अधिनायक तो नजर ना आए। जो एक छाया बन रही थी कि पंडित नेहरू के अलावा कुछ नजर नहीं आता, उसको उसके खिलाफ उनका एक स्वर था, तो वो चला स्वर। 67 और 68 के जो राज्यों में सरकारें बदली, उसके पीछे कारण यही रहा। लेकिन कालांतर में ये सब चीजें बहुत अलग स्वरूप लेती चली गई, और जो बातें
लोहिया ने उस वक्त कही थी और वाजिब कही थी, वो आज उस तरीके से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है उनकी। आज समस्या दूसरी है कि डेमोक्रेटिक स्वरूप इस मुल्क का बरकरार रहे या न रहे, संसद की ताकत बरकरार रहे या न रहे, राज्यों की ताकत और पॉलिटिकल पार्टीज का व्यक्तित्व अस्तित्व बरकरार रहे या न रहे, ये संकट है। इस संकट से मुक्ति के लिए सारा सिलसिला हो रहा है। और फिर हम बात करते हैं अपने वर्तमान शासन की, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो आज जो बोल रहे हैं, उन पे जो ख्याल है कि 2014 में जो प्रोमिसेस किए थे वो 2019 में इलेक्शन के वक्त में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं उनकी? क्यों नहीं कह रहे कि मैंने इतनी बेरोजगारी दूर कर दी है? क्यों नहीं कह रहे कि मैंने विकास के रास्ते पर चलते हुए हासिल कर लिया? क्यों नहीं कहते कि महंगाई मैंने दूर कर दी? क्यों नहीं कहते कि विमुद्रीकरण से क्या हुआ क्या नहीं हुआ? इन सब बातों में चर्चा करने के बजाय अगर वो ले जाकर के कहें कि साहब ये जो प्रतिपक्ष है ये शत्रु है, इस तरह की भाषा मेरा ख्याल है कि लोहिया कभी नहीं बोले, न सत्ताधारी दल बोला। तो ये विचार का विषय ये है। बिल्कुल, आपने कुछ बिंदु उठाए हैं, बड़े मेजर बिंदु हैं। मैं फतेह सिंह जी से इनका जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर लिखे प्रधानमंत्री के ब्लॉग की। चलिए, यह तो बात हुई ब्लॉग की। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी बिहार के पूर्णिया में एक बार फिर आक्रामक दिखे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर, भाजपा पे। वो लगातार एक बात ही कहते आ रहे हैं कि केवल मैं चौकीदार, ये लिख देने से सच्चाई छिप नहीं जाती है। उन्होंने फिर आक्रामकता दिखाई और कहा कि राफेल, बेरोजगारी, विकास, ये मुद्दे ऐसे मुंह भाए खड़े हुए हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। केवल मैं चौकीदार हूं, ये लिखने से काम नहीं चलेगा। चौकीदार लिख करके सोच रहे हैं कि देश के चौकीदार उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन जानते हैं कि चौकीदार को संघर्ष कितना करना पड़ता है। चले, मैं एक बार फिर फतेह सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। फतेह सिंह जी, ब्लॉग के साथ साथ राहुल गांधी की आक्रामकता पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी लगातार जिस एजेंडे को लेकर के, राफेल की बात तो हो या दूसरी हो, एक तरफ आपकी सूचियां जारी हो रही थी बिहार में गठबंधन की, जो आपका अलायंस है उसकी, और दूसरी तरफ पूर्णिया में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साध रहे थे। वही राफेल का मुद्दा, वही बेरोजगारी का मुद्दा, और उन्होंने कहा कि 5 साल तक एक फ्लॉप फिल्म चलाई है उन्होंने, जिससे लोगों का मन भर चुका है। ये राहुल गांधी का आरोप है। देखिए योगेंद्र जी, मैं राहुल गांधी की इस देश के प्रति क्या मानसिकता है, वो पार्टी के लिए कितने वफादार है और पार्टी को कितना आगे ले जा सकते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने देश में 55 साल का राज, आपके दादा ने, आपके दादी ने, आपके पिताश्री ने, और अब आप भी सपना देख रहे हैं कि मैं भी देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। आपके भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा भोपोर्स में ले लो, आपके 2G का घोटाला ले लो, 3G का घोटाला ले लो, 4G का घोटाला ले लो, कॉमनवेल्थ का घोटाला ले लो, अभी नेशनल हेराल्ड का घोटाला ले लो, और आपने इस घोटालों में अपने साथ साथ अपने जीजाश्री को इतना तगड़ा इन्वॉल्व कर लिया। और आज आप हमसे करें कि 5 साल से आप पिटी हुई फिल्म दिखा रहे हैं। चलो, हम तो 5 साल से आपको पिटी हुई फिल्म दिखा रहे हैं, पर आप 55 साल तक कोई पिटी या हिट फिल्म ही नहीं दिखा पाए। इस देश के साथ जितना छलावा इस कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने, मैं गांधी परिवार को इसमें दोषी मानता हूं। गांधी परिवार में जो लोग इस कांग्रेस में काम करने की इच्छा शक्ति से आए, उनको या तो पार्टी से निकाल दिया गया या फिर उनको साजिश के तहत उनकी हत्या करवा दी गई। मैं एक सीधा आरोप कांग्रेस के लोगों के ऊपर और गांधी परिवार पर लगाना चाहता हूं। कहने वाली बात कह रहे हैं, ऐसे कोई ध्यान है कि जिसका मर्डर करवा दिया गया हो? मैं आपको बता दूं, बालनाथ योगी जी जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, उनका मर्डर हुआ हेलीकॉप्टर से। माधवराज सिंधिया जी की मौत हुई वो हेलीकॉप्टर से। कैसे बातें कर रहे हो आप? आपको मैं आज राहुल गांधी जी जो बात आज कर रहे हैं कि देखो, ये बहुत सहज है। माधवराज सिंधिया का जिक्र कर रहे हो आप, और दूसरे लोगों का हत्या हुई 2 साल में, वो एक बस के तहत की गई, ये सारी सहज जांच की गई थी। आप कहां लेकर के जा रहे हैं? आपको बता दूं
कि जिस तरह का आरोप हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे राहुल गांधी जी लगा रहे हैं कि हमने 5 सालों उसका जवाब आप ऐसे दोगे कि जिन लोगों की अगर किसी एक्सीडेंट में डेथ हुई था उसमें गांधी परिवार का हाथ था। जिस आपको मैं बता दूं, आपके जो इनके संजय गांधी जी मरे, उनकी आज तक कोई जांच, उनका कुछ खुलासा हुआ है क्या? मुझे उसकी बता दीजिए आप। क्या बात कर रहे हो? इस गांधी परिवार ने इस देश के साथ जितना बड़ा अन्याय और जितना लूट खसोट इन लोगों ने करके विदेशों में जमा किया है, फिर जांच क्यों नहीं कराई? 5 साल आपकी सरकार थी, क्यों? ये देश जानना चाहता था, क्योंकि इंडिकेशन बीजेपी का लगातार यही रहा कि गांधी परिवार का पैसा स्विस बैंक में है, विदेशों में है। आप लोग 5 साल आई थिंक किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कम नहीं होते हैं। आप लोग एक तो कोई बताना चाहिए था कि फलाना अकाउंट सोनिया गांधी का, इंदिरा गांधी का या राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, उसमें इतना पैसा है। कुछ तो करना चाहिए था नेशनल, ताकि इनके आज राहुल गांधी इतना बोलते ही नहीं। आज नेशनल हेराल्ड का मामला पूरा देश जानता है। अरे सर, वो तो रॉबर्ट वाड्रा, हेराल्ड का पैसा विदेशों में, रॉबर्ट वाड्रा ने भूमियों का इतना बड़ा घोटाला किया, पूरा देश जानता है। इसलिए योगेंद्र जी, जिस तरह ये राजस्थान में तो आप लोगों ने जांच भी कराई, जांच में अपने बोर्ड भी बैठा दिया, सब कुछ बैठा दिया। 5 साल आप इसी में निकाल दिया कि राहुल गांधी की पेशियों में निकलवा दिया। सरकार आपकी थी, जिस तरह के अंदर करते, इस तरह का आरोप राहुल गांधी जी पटना में जाके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे लगाते हैं। वो अपनी गिरबान में देखें कि हमने इस देश के साथ क्या किया है। जी जी, तो ऐसा कोई व्यक्ति बता सकते हैं जो ये कहने की, जिसे कहा जाना चाहिए कि बिल्कुल वो अंदर देख करके और फिर बाहर देख करके फिर आप लोगों को उसका जवाब दोगे आप? चलिए, आरसी चौधरी हैं हमारे साथ में। आरसी चौधरी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि लगातार कॉमनवेल्थ गेम, 2G स्पेक्ट्रम और इनकी बातें बीजेपी कह रही है, लगातार कहती है, और 2014 में भी कहा, उससे पहले भी कहा, आज भी कुछ बात है। इनके मंत्री जेल में गए हैं। अब तो वो जवाब सरकार ने बात सर, उनको भी संयम की परीक्षा मत दीजिए, बड़े शालीनता से सुन रहे हैं, तो एक बार जरा जवाब भी सुनिए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के अंदर देश का चुनाव लड़ रही थी और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी जी, और उससे पहले अन्ना का आंदोलन था, और अन्ना के आंदोलन को लेकर जो तमाम जो आरोप लगे, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे 2G हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की होती है। जनता ने हम पे प्रश्न उठाए, चाहे कैग की रिपोर्ट में आया, हमने उनके ऊपर किसी दूसरी सरकार ने वो मुकदमे दर्ज नहीं किया, हमने किया, और मुकदमे दर्ज नहीं किए, जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा। आज जांच एजेंसी तमाम सब चीजें थी, और किस प्रकार से जो आरोप लगाए, और वो आरोप के बाद में आज 2G स्पेक्ट्रम के अंदर वो बरी है, और वही 2G स्पेक्ट्रम के अंदर आज इस सरकार के ऊपर जो पहले आओ पहले पाओ जो स्पेक्ट्रम का जो आवंटन था, उसको लेकर आज भी उसी कैग की रिपोर्ट के इस सरकार पे आरोप है। एक चीज। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये बौखलाहट बता रही थी कि किस प्रकार से एक उच्च स्तर की राजनीति पे आ गए। बार बार जो गांधी की जिक्र करते हैं, ये गांधी का जिक्र इन नेता को ही विचलित, गुजर साहब को विचलित नहीं कर रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री को भी विचलित कर रहा है, और आपको भी विचलित करता है। इसलिए करता है कि इस देश के अंदर की जानकारी आपके पास जी जी, इसलिए करता है क्योंकि जब कभी भी उनका जब उद्घोष होता है, जब कभी भी उनका भाषण होता है, तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज आता है, तमाम उस भाषण के अंदर कहीं सबसे ज्यादा अल्फाजों में प्रयोग किया जाता है तो गांधी परिवार का किया जाता है। क्योंकि इस हिंदुस्तान की जनता के बीच में गांधी और नेहरू का डीएनए है। क्योंकि एक परिवार की 3 पीढ़ियां जो आजादी के आंदोलन से जुड़ी हो, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उनकी मिसेज कमला जी हो, चाहे उनकी पुत्री इंदिरा गांधी हो, इस देश की आजादी के लिए, और कहीं पे एक बाप और बेटे कहीं एक साथ जेल में गए हो तो ये इतिहास कांग्रेस के पास में, अगर कहीं पति और पत्नी गए हो तो ये इतिहास कांग्रेस के पास में, अगर गांधी का इतिहास कहीं पे है तो वो कांग्रेस के पास में। इसलिए ये इतिहास जब इस मुल्क की जब याद आएगी, जब 15 अगस्त 1947 का दिन याद आएगा, और उससे पहले अंग्रेजों की सियासत के खिलाफ लड़ने का अगर कहीं दिन कोई जिक्र याद आएगा, तो उस जिक्र में निश्चित रूप से विचलित होगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं इस मुल्क को बनाने के अंदर कांग्रेस का योगदान रहा है। आज सरकार, लोकतंत्र जिंदा रहा, और लोकतंत्र की बदौलत आज जिनका किसी इस मुल्क के बनाने में कहीं योगदान नहीं रहा, आज वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री जिन मुद्दों को लेकर बने, भ्रष्टाचार को जो लेके बने, हमारी सरकार ने यूपी की सरकार के अंदर लोकपाल आयुक्त का बिल लेके आए। आज 5 साल बीत गए, 5 साल बीतने तक प्रधानमंत्री जी ने लोकपाल का इसलिए नियुक्ति नहीं की क्योंकि अगर वो नियुक्त हो जाते तो देश के प्रधानमंत्री को हो सकता है जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता, क्योंकि उन स्वयं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये भ्रष्टाचार आपने इतने लोगों की बातें कही मैंने, और ये आरोप हमने नहीं लगाया। जो कह रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने रक्षा सौदों के बीच में दलालों को खत्म कर दिया, बिचौलियों को खत्म कर दिया, तमाम जो बातें बोली। आज सरकार टू सरकार उन्होंने समझौता किया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरी सरकार के जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस आलंदो, वो आके कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पे हमने ऑफसेट पार्टनर रिलायंस को चुना। रिलायंस कंपनी कौन सी, जो अभी 3 दिन पहले राजस्थान पत्रिका में मैनिफेस्टो में छपता है, और वो मैनिफेस्टो में क्या छपता है,
भाई ने अनिल अंबानी को सलाखों जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचाया। 500 करोड़ रुपए जो उनके भरे वो किसने बचाया? भाई ने। आज उस कंपनी में कितने का कर्जा? 45,000 करोड़ का कर्जा। उस कंपनी ने जब कभी कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, उनको लेके जाते हैं और 30,000 करोड़ पे उनको सीधा ट्रांसफर कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के एक किसान के ऊपर जो आप अपनी जमीन के ऊपर जो मॉर्गेज जब लोन लेता है, उस किसान की भूमि का जब अधिग्रहण किया जाता है, तब देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते 45,000 करोड़ की दिवालिया कंपनी थे 30,000 करोड़ का ऑफसेट पार्टनर प्रधानमंत्री के कहने से चुनते हैं। और यह आरोप हमने नहीं लगाया, जिस सरकार से सरकार के बीच में समझौता किया उस सरकार के मुखिया ने लगाया। इसलिए देश के प्रधानमंत्री का दायित्व बनता था। बोफोर्स का अगर जिक्र किया तो यह जिक्र भी आना चाहिए कि राजीव गांधी ने कहा था कि एक दिन मैं पाक साफ निकलूंगा, और उन्हीं बोफोर्स तोपों ने कारगिल युद्ध के अंदर विजय दिलाई और कारगिल युद्ध के अंदर बोफोर्स तोपों ने जयकारा हुआ और वो पाक साफ निकले। किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री तो संसद के अंदर बहुत बड़ा बहुमत था आपके पास में, आपके बहुत से सांसद होते। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों से ही क्यों विचलित होगी, जो जेपीसी में जाने से डर गई? क्यों वो सरकार इस प्रकार से विचलित होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दिया उसके 3 पेज गायब हो गए? ये सरकार क्यों डर गई कि वहां पे जो शब्द लिखे वो भी उनकी बोखला से गलत लिखे गए? ये क्यों हो गया कि रक्षा मंत्रालय से रक्षा की फाइलें, जो देश की सुरक्षा की अस्मिता का जो चीजें थी, आज वो चोरी हो जाती है। और चोरी होने के बाद में चौकीदार मौन है। सत्य के सत्य देश की जनता के सामने आ जाता है, उसको चोरी कहते हैं। चोरी नहीं, देश के प्रधानमंत्री का गुनाह है। किस प्रकार से रक्षा मंत्रालय की फाइलें पब्लिक डोमेन में आई, इसकी जवाबदेही उन्हें लेनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री कितने ही को से देश की 132 करोड़ जनता मुद्दों के आधार पर चुना था। सशक्त सरकार दी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। आज देश की जनता के पास में जाने के लिए इनके पास में कोई चीजें नहीं है, इसलिए हम नहीं करे। जिनके साथ में समझौता किया उन्होंने प्रश्न उठाया, और वो प्रश्न उठाने के बाद में देश की जनता ये करी है कि चौकीदार चोर है। देश की जनता बोल रही है और जनता जवाब मांग रही है, और फिर वो चौकीदार लगाए। और वो तो चौकीदार लगाया ना उन्होंने, जैसे ही उन्होंने चौकीदार लगाया, नीरव मोदी ने भी चौकीदार नीरव मोदी लगाया। और जैसे ही चौकीदार के अभियान से नीरव मोदी जुड़े, देश के प्रधानमंत्री उनको बधाई देते हैं कि आप इस अभियान से जुड़े, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। ये सर ये ट्वीट है सर, मैं दिखा सकता हूं सर, साक्ष्य है सर। देखिए कांग्रेस के लोगों से मैं आप ब्रेक दीजिएगा, मैं यही दिखाऊंगा। और मैं वो ये ट्वीट के उनका वो ट्वीट मोदी जी की जो साइट से किया, मैं उसको दिखाना चाहता हूं, जो उन्होंने नीरव मोदी को। देखिए आप कह रहे हैं, अरे महाराज ये तो काम टोल फैक्ट्री का रहा है, आप लोगों का रहा है देश के। ये सूबे के मुख्यमंत्री को आपने वैज्ञानिक गहलोत दिखाया, आपके मीडिया के प्रमुखों ने दिखाया। इस सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वैज्ञानिक गहलोत आपने बनाया, विश्व पटल पे ला दिया कि वैज्ञानिक गहलोत एक जननेता तो सुना था, लेकिन आपने वैज्ञानिक गहलोत भी बनाया था। ये काम भारतीय जनता पार्टी की टोल फैक्ट्री का है। देश की जनता मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, और हमने इन मुद्दों पे काम किए और मुद्दों पे चर्चा करते हैं, जवाब देने की समर्थ रखते हैं। सही है कि और एमजे अकबर आते हैं, एमजे अकबर मीटू अभियान, एमजे अकबर को बधाई दे रहे हैं कि आप चौकीदार, देश की महिलाओं की रक्षा करने के लिए हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आइए चौकीदार बनिए। अरे ऐसे चौकीदार को मत बनाइए जो इस मुल्क को लूटते रहे, और ये चौकीदारी आपकी सहूलियत के हिसाब से ना हो, देश के चंद उद्योगपतियों को यहां से लूटने के लिए ना हो। इस देश की 132 करोड़ आबादी, जो अंतिम व्यक्ति था, जब आप बार बार दीनदयाल की बात करते हैं, उस अंतिम व्यक्ति के हक और हकों की बात क्यों नहीं करते? और देश का एक एक आदमी अगर प्रश्न पूछे तो आप विचलित क्यों हो जाते? सत्ता की कुर्सी पे जवाब देने के लिए बैठे, और देश की जनता से आपने 60 साल बनाम 60 महीने मांगे थे और पूर्ण बहुमत के साथ में दिए। कोई बेबस और लाचारी नहीं है। आज समय आप 5 महीने की जवाब देने चाहिए, जवाबदेही देनी चाहिए। अरे सर, ये तो मैं कह रहा हूं, इस लोकतंत्र की ये लोकतंत्र की खूबी है, इस लोकतंत्र की खूबी है। जन यहाँ का नायक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जनता के बीच में आते हैं। हाँ, निश्चित नायक की जयंती पर चर्चा कर रहे हैं। एक बात तो है फतेह सिंह जी, आप इनकी बातों का जवाब दे देना। राहुल गांधी एक बात और कह रहे हैं वहां पे पूर्णिया में कि कांग्रेस का भी आरोप रहा कि दोहरे चरित्र की बात करती है बीजेपी। एक तरफ पाकिस्तान के जो नेशन डे है उसको लेकर के हम बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई भी देते हैं। ये कांग्रेस का आज एक बड़ा तंज रहा है, तो ये दोहरे चरित्र की बात क्यों की जाती है? अभी मेरे मित्र जो कांग्रेस के मित्र, इन्होंने कहा कि नीरव मोदी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया
बधाई दी, ट्वीट में रिट्वीट हुआ, बधाई, शुभकामना दी कि आप चौकीदार के आंदोलन से, अभियान से जुड़े, आपको शुभकामनाएं एमजे अकबर को दी। मेरे बहुत से 20 ऐसे 20 लोग हैं जिनको आपने शुभकामना दी। सुनिए, हाँ जी, मुझे आप बिल्कुल बोलिए। किसान के बेटे और देश की जनता के साथ में सियासत से ऊपर इस मुल्क के आपकी जवाबदेही होनी चाहिए और सत्ता की कुर्सी में बैठे के विचलित भी नहीं होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ जी। आप जिस चरित्र की आप बात कर रहे थे, एमजे अकबर का नाम लेके मीटू की जो बात आप कर रहे थे आपके कांग्रेस के नेताओं के बारे में, मैं आपको बता दूं, जिस चरित्र को लेके आपके दो स्टेट के ऐसे चौकीदार बने, ऐसे चौकीदार बनेंगे आप, एमजे अकबर को चौकीदार बनाएंगे, अभी से एमजे अकबर चौकीदार बनाएंगे। एक बात चौधरी साहब, मैं एक बात आप दोनों से जानना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी ने कोई जुर्म किया, कुछ किया, क्या वास्तव में पार्टी की छत्रछाया में वो अपराध होता है और उसका रिजल्ट क्या लगता है? जेल की सलाख है। उसको मतलब कब तक घसीटा जाए उन मुद्दों को, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, एक रिजल्ट कहीं तक तो पहुंचा जाएगा उसको कि भाई ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, ये तो माना जाना चाहिए कि पूरी पार्टी का कैरेक्टर ही वैसा ही है, ये माना जाना चाहिए। आप लोग तय करिए इस बात को कि वास्तव में अगर एक व्यक्ति ने, मेरा ज्वाइंट फैमिली है, अगर मैंने कहीं पे कोई बदमाशी किया, अपराध किया है, मेरा पूरा परिवार दोषी है। आप लोगों को तय करना पड़ेगा ये कि इतनी बड़ी पार्टी आप लोग लेकर के बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति ने रास्ते चलती बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, पार्टी किसी वर्कर ने, पूरी पार्टी क्या उसी आईने के अंदर ढल जाएगी? मैं फतेह सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं और चौधरी साहब से जानना चाहता हूं, ये वो शब्द, ये आप लोग जो चर्चा के दौरान जो चीजों को लेकर के आते हैं, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उस गंदी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, समाज को कोई सुनना ही नहीं चाहता। क्या लेना देना बाबूलाल नागर से, क्या लेना देना मदेरणा जी से? अगर उन्होंने कोई कर्म किया तो भुगत रहे हैं। आगे की बात करें, मुझे लगता है कि आप लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जो वास्तव में यूथ के भी बैठते हैं, जो एक एक्चुअल फैक्ट्स पे चर्चा करना पसंद करते हैं। मैं वो फतेह सिंह जी आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं देखिए, कोई भी पार्टी ऐसे आदमी को नहीं बनाती कि वो पार्टी का चरित्र या पार्टी की छवि को धूमिल करे। ये आदमी की स्वयं की मानसिकता होती है और उस मानसिकता को वो किस हद तक लेके जाता है वो स्वयं जिम्मेदार होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ। पर मेरे मित्र ने कहा कि हमारे एमजे अकबर साहब जो मीटू के मामले में फंसे, मैं उनका जवाब दे रहा था, और जो करेगा वो भरेगा साहब, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने किया मैं भरूंगा, कांग्रेस ने कहा कांग्रेस भरेगा, पर कोई पार्टी किसी नेता को ये नहीं कहती कि आप अपने चरित्र को बिगाड़िए या आप ऐसा कोई गलत काम करिए। चौधरी साहब ने तो देखिए बात कही अपने अंदाज में, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, शायद आपने पढ़ा भी होगा, एमजे अकबर साहब ने जब लगाया था कि चौकीदार एमजे अकबर लिखा था, तो कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन रेणुका साहनी जो जानी मानी एक फिल्म अभिनेत्री है, उन्होंने जरूर कहा था कि अगर आप भी चौकीदार बन जाएंगे तो महिलाओं का क्या होगा। उन्होंने बाकायदा ये उन्होंने जिक्र किया, रेणुका साहनी जी ने। मुझे कांग्रेस का पता नहीं है कि चौधरी साहब कह रहे हैं तो ऐसा हुआ होगा, बाकी उन्होंने अपना वास्तव में हैशटैग के साथ में उनको रिट्वीट करके कहा कि अगर आप भी चौकीदार बनेंगे तो होगा क्या आगे। ये उनका निजी बयान होगा। हाँ, वो बिल्कुल पर्सनल, लेकिन रेणुका साहनी कहना चाहता जी, वो उनका निजी बयान रहा होगा और निजी कुछ रहा होगा। जी, आसिफ चौधरी साहब आप कुछ कह रहे थे अभी, चलिए मेरा उसमें जवाब नहीं दिया अभी आपने कि दोहरे चरित्र की बात कर रहे थे। वो एक तरफ तो इमरान खान को बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे थे कि हम किसी भी तरह की इनकी रस्म अदायगी में शरीक नहीं होंगे, अपने आप को हम अलग रखेंगे कि हालात ऐसे नहीं है कि उनके साथ किसी भी तरह का मित्र व्यवहार किया जाए। देखिए योगेंद्र जी, आप जो दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं कर रहा, सब एक कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस के लोगों का धर्मी आरोप लगाना रहा है। इन्होंने देश के विकास को छोड़ के कैसे विपक्ष की पार्टी पे या कैसे सामने वाले पे आरोप लगाए, ये लोगों का काम ही इस 55-60 साल से यही रहा इनका। इतिहास में तो ये दर्ज नहीं है, आप गलत कह रहे हैं जो सब। देखिए ऐसी बात बोलिए जो गलत उतरती हो। आपकी ना इत्तेफाकियां हो सकती हैं कांग्रेस पार्टी से या दूसरी पार्टी से, लेकिन ऐसा लंबा बयान मत दीजिए जिसको आप तथ्य से स्थापित नहीं कर सकते। क्योंकि सन 52 से लेकर के कम से कम आज तक का तो मैं लोकसभा और विधानसभा के बारे में बयान सारा दृश्य बता सकता हूं। सबसे बड़े आलोचक आप कुछ कह रहे हैं बीच में भी। योगेंद्र जी, बीजेपी के नेता भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस का तो काम ही रहा है कि विरोध करना। मैं कह रहा हूं कि इस देश की आबादी को हक है ये सत्ता पे बैठे हुए सियासतदानों से पूछने का, सत्ता को
भोगने के लिए नहीं, जवाबदेही के लिए बनाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 स्तंभ है इस देश के अंदर, जो चौथा स्तंभ मीडिया का है। कल अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो राष्ट्रद्रोही भी घोषित कर सकते हैं। अगर हमने प्रश्न पूछा, हमने कह रहे हैं कि आपकी नीति क्या है, नीति क्या है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो दिवस है हम उसका बहिष्कार करेंगे, और दूसरी तरफ आप उसके प्रधानमंत्री को अपना ट्वीट करके शुभकामना देते हैं और संदेश देते हैं। विदेश सचिव पाक के उच्चायुक्त को जाके कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। दोहरा क्यों? क्या विदेश मंत्रालय किसके अधीन चलता है? प्रधानमंत्री जी शुभकामना दे रहे हैं और विदेश मंत्रालय विरोध के लिए कह रहा है विदेश सचिव। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? ये देश की बहिष्कार मतलब अपने आप को अलग रखना, आइसोलेशन रखना, और दूसरी तरफ शुभकामना दे रहे हैं। इसलिए ये तो बता दीजिए, आपकी पार्टी के अंदर अंतरकलह है या सरकार के अंदर कोई दो पोल है या फिर आपकी नीति ही डिफरेंट है? ये तो देश की जनता निश्चित रूप से जानने का हक रखती है। और अगर इससे कहें कि विरोध कर रहे हैं तो ऐसा विरोध इस लोकतंत्र के लिए हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वो ऐसा विरोध करे और सत्ता पे बैठे हुए दल से पूछे। चलिए, ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। खैर, मुद्दे बहुत सारे, मुद्दों में मुद्दा एक्चुअल में हमारा यह था कि क्या वास्तव में आज जिन चीजों को लेकर के किसी भी महापुरुष, आप लोहिया साहब को लो या किसी को भी, क्या वास्तव में उनके विचारों की प्रासंगिकता है तो हम उन्हें बरकरार क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, उसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए या एक दूसरे को आईना दिखाने के लिए तो प्रयोग में लेते हैं, लेकिन आप जाते नहीं है। आज लोहिया जी का स्मृति दिवस है, इसलिए हम उसी पर इसको समापन करेंगे। मैं आपके गुजर साहब एक बात बताना चाहता हूं कि सन 54, 53, 56 में ये 3 सालों के अंदर जो सबसे पहले किसी ने आलोचना की तो कांग्रेस की, तो फिरोज गांधी ने की। और फिरोज गांधी की आलोचना से कृष्णमाचारी, जिन पर एक आरोप लगा कि आपने किसी के साथ में ये करके उसके साथ में फेवर किया, वो जो नाम भूल रहा हूं उनका, सेठ साहब का जो एक अधिकारी के थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। ये किसी और ने नहीं किया था, ये कांग्रेस पार्टी के सांसद ने, और उनका टिकट नहीं कटा। जिस तरीके से आज की तारीख में है, मुझे लगता है शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट गया, उस तरीके से टिकट नहीं कटा। अगली बार फिर उनको टिकट मिला, उनकी तो मृत्यु हुई सांसद के रूप में ही, और वो राजीव गांधी के पिता थे। तो ये कांग्रेस का अपना इतिहास ऐसा नहीं है जैसा कहा जाता है। ना इत्तेफाकियां रखी है ना बाबा, बहुत ना इत्तेफाकियां उनका खूब कही है, लेकिन ये चरित्र रहा ऐसा नहीं रहा। कांग्रेस में बड़े बागी हुए हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा लीजिए, आप ये हमारे मीरा कुमार के पिताजी जगजीवन राम लीजिए, इन लोगों ने इंदिरा जी के खिलाफ अपने आप को खड़ा किया। ये कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट इंडिकेट की लड़ाई हुई, वैचारिक रूप से लड़ाई हुई, लेकिन ऐसा कहना कि इनका काम ये रहा, ऐसा नहीं है। इतिहास बड़ा सुंदर है, इतिहास बड़ा अनुकरणीय है, बता रहा हूं मैं आपको। अटल जी उस इतिहास को जीते रहे हैं। अटल जी के साथ साथ हेडगेवारकर भी ने तो नहीं जिया, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी जिया है। तो ये, और दीनदयाल उपाध्याय, मैं कह रहा हूं कि आप बलराज मधोक को देखिए ना, बलराज मधोक क्या कहते रहे हैं, जरा उनका इतिहास भी देख लीजिए। वो क्या कहते हैं इन वर्तमान नेताओं के बारे में जो इस धारा को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में जागरूक लोग भी रहते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज में पिछड़े भी रहते हैं, दोनों किस्म के लोग रहते हैं। लेकिन जागरूक लोग इस प्रजातंत्र की आवश्यकता है, जो आलोचना कर सकें, हिम्मत जुटा सकें, जो कलेक्टिव लीडरशिप पैदा कर सकें। हमें लग ये रहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप नजर नहीं आ रही, सिर्फ लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं, जो बड़ा खतरनाक है। चाहे कांग्रेस की तरफ भी देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी देख रहा हूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सारे वो कलेक्टिव लीडरशिप बिल्कुल गौण हो रही है। एक वक्त में राजस्थान से अगर भगत सिंह शेखावत अपनी नाराजगी व्यक्त करते थे तो अटल जी को कुछ पसीना आता था। वसुंधरा राजे ने अपने अगर नाराजगी व्यक्त की तो देखिए क्या हुआ। तो ये सारे दृश्य हैं। तो हमें निश्चित रूप से आज की तारीख में लोहिया जी की याद में ये बात समझनी चाहिए कि हर हाल में हमारा जनतंत्र महत्वपूर्ण है, जनतंत्र के मुद्दे महत्वपूर्ण है, और 2019 के बीच में उन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिनको लेकर के भारतीय जनता परेशान है, और जिनकी गारंटीज आपने कॉन्स्टिट्यूशनली उनको दी हुई है, जिनकी आप चर्चा ही नहीं करते। आप ना मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं, ना आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना की चर्चा करते हैं, ना डायरेक्शंस की चर्चा करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं। तो वो सब बताने की जरूरत है आप जैसे राजनेताओं की, जो बताएं और दलों को इसके लिए बाध्य करें। और आप दोनों दल जो बहुत बड़े हैं, शासन में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, तो ये सारी जिम्मेवारी बनती है। लोहिया जी से इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकती कि उनसे ये सब सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। देखिए ओम जी, जो लोहिया जी ने इस देश को दिशा दी, गांधी जी ने एक बार कहा कि अगर देश में रामन और लोहिया और जयप्रकाश अगर जेल में बैठे हों
और मैं चुप बैठ जाऊं, ये संभव नहीं हो सकता। तो जिस तरह की गांधी जी गांधी जी ने कहा, बिल्कुल गांधी जी ने कहा कि अगर मुरली मनोहर जोशी और जयप्रकाश जैसे लोग जेल में बैठे हों तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। और मुरली मनोहर जोशी कहाँ थे इस वक्त? मुरली मनोहर नहीं, अपने राम मनोहर लोहिया, मैं राम मनोहर लोहिया की बात कर रहा हूं। गांधी जी ने कहा अपने शब्दों से कि अगर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश अगर जेल में हो तो मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा। और उसके आगे जाके राम मनोहर जी ने कहा कि औरत को द्रौपदी बन के रहना चाहिए, उसे पुरुष समाज से इतना दबके नहीं रहना चाहिए और एक गठरी में बंधे नहीं। उन्होंने नारी उत्थान की बात की, उन्होंने बालिका शिक्षा की बात की, उन्होंने समाज में जो वर्ग थे, जो स्वर्ण और दलित, पिछड़ा, SC ST, उनमें कैसे भेद मिटा के एक किया जाए और कैसे समाजों का उत्थान किया जाए। समय का अभाव है। तो चलिए, ये विषय जो हमने चुना, ये एक समय की डिमांड थी, थोड़ा हम चर्चा करना चाहते थे कि वास्तव में आज नजरिया क्या बदल रहा है, क्या लोहिया जी की सोच थी और आज की सोच क्या हो रही है। आज तो ATM कार्ड आप सबके पास में होता है, राजनीति को उसी नजरिए से देखिए, आप डालिए और पैसे निकालिए। आज कोई आइडियोलॉजी नहीं बची किसी की भी। आइडियोलॉजी वही है कि जो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच कैसे सकता है। कैंडिडेट वो चाहिए, दागी हो या बागी, जो हमारे सिंबल की लाज बचा सके और जीत करके आ सके, क्योंकि संख्या बल बोलता है हमारे यहां पे, और संख्या बल जिसके पास है वही सुल्तान हिंद है। तो यही बस कुछ देखने को मिल रहा है कि मैंने जैसे शुरू में कहा था और मैं शब्दों के साथ एंड भी वहीं से करूंगा कि हमारे यहां राजनीति में अब कोई मुद्दे आधारित नहीं है। अब तो स्क्रिप्ट तब लिखी जाती है कि सामने वाले ने राज को कहा क्या, उसी को एक आधार बनाया जाता है और यही मुद्दे हैं। सुनने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में से आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।